पंचशील जो झंडा होता है, जो बौद्ध धर्म में पंचशील झंडा होता है, उस झंडे के रंग से इस पूरे पंडाल को जो है बनाने की कोशिश की गई है। और आप देखिए, ये जो मंडप है, इस मंडप का नाम दिया गया है सम्राट मंडप। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ध्यान से कि उधर चंद्रगुप्त मौर्य जी की प्रतिमा लगी है और इधर सम्राट अशोक जी की प्रतिमा लगी हुई है। तमाम जो मौर्य वंश के 10 राजा रहे उनकी भी नीचे तस्वीरें रखी हुई है और पूरा पंडाल जो है पंचशील झंडा से पटा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पे आए तो अपने ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़े, ऐतिहासिक विरासत को पहचाने, जो असली सनातन है, जो असली धर्म है। जैसा बुद्ध ने कहा था, एस धम्मो सनातनो, धर्म ही सनातन है। तो जो मूल निवासी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसको पहचाने और उसको समझ। अशोक का बनाया हुआ सांची का स्तूप है, इसमें बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई थी। और ये जो बाहरी तोरण द्वार जो देख रहे हैं, ये अशोक के समय का नहीं है, ये बात क्या है, लेकिन वो जो मेन स्तूप है वो सम्राट अशोक के समय का है। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर ज़िला का, आपको बता दूं कि बुद्ध मार्ग में दिखाओ, थोड़ा रोड दिखाओ। बुद्ध मार्ग में जस्ट इधर आपको लेफ़्ट साइड में आपको एक जगह दिखेगी और आपको देखिए एक तरफ पूरा देश, इधर करो, एक तरफ पूरा देश दशहरा का जो है जश्न मना रहा है। तमाम जगहों पे दुर्गा पंडाल लगे हैं, तमाम देवी देवताओं की तस्वीरें लगी है, अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। लेकिन इस क्रम में बिहार के बक्सर ज़िला के तस्वीरें में आपको दिखाने की कोशिश करें। थोड़ा देखिए, आप इस तरह के पंडाल अक्सर देखे नहीं होंगे, आपको दिखा देते हैं कि ऊपर तिरंगा झंडा लगा हुआ है और देखिए उसके बाद नीचे जो है, उसके नीचे ब्लू कलर, बाबा साहब की जो कलर फेवरेट कलर है वो है लगा है, पीला कलर लगा है और लाल कलर लगा, सफ़ेद लगा है और नारंगी कलर का लगा। यानी ये जो पंचशील जो झंडा होता है, जो बौद्ध धर्म में पंचशील झंडा होता है, उस झंडे के रंग से इस पूरे पंडाल को जो है बनाने की कोशिश की गई है। और आप देखिए, ये जो मंडप है, इस मंडप का नाम दिया गया है सम्राट मंडप। में आपका स्वागत है। यानी इस मंडप को रखा गया है सम्राट मंडप। और यहाँ पर आपको बता दूं कि एक तरफ पूरा देश दशहरा मना रहा है, दुर्गा माता का पूजा पाठ कर रहा है, वहीं एक तरफ देखिए सामने तस्वीरें। बसंत जी थोड़ा आइए अंदर लाते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ध्यान से कि उधर चंद्रगुप्त मौर्य जी की प्रतिमा लगी है और इधर सम्राट अशोक जी की प्रतिमा लगी हुई है। तमाम जो मौर्य वंश के 10 राजा रहे उनकी भी नीचे तस्वीरें रखी हुई है और पूरा पंडाल जो है पंचशील झंडा से पटा पड़ा है। और यहाँ के जो लोग कराने वाले हैं उनसे बात करेंगे। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप जूता खोल लिया जाए। सबसे पहले ऋतुराज जी, तीसरा साल आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और आप लोग का आभार जो आप लोग अपना वक्त निकाल कर आए, तो आप लोग का स्वागत है। एक तरफ पूरा देश जी दुर्गा पूजा मना रहा है, दशहरा मना रहा है जी, लेकिन आप लोग एक यूनिक तरीका से बक्सर में एक इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। बहुजन महापुरुष जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, सम्राट अशोक जी हैं, उनकी प्रतिमा लगाए हैं, एक अलग मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, देश की आस्था का सम्मान है और हम लोग ऐतिहासिक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो जो ये चंद्रगुप्त महान जी है जिन्होंने अखंड भारत की स्थापना किया, अशोक महान जी है जो जिन्होंने धम्म के दम पे पूरे एशिया महादेश को धम्म की नीति फैलाई। तो हम लोग चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पे आए तो अपने ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़े, ऐतिहासिक विरासत को पहचाने, जो असली सनातन है, जो असली धर्म है। जैसा बुद्ध ने कहा था, एस धम्मो सनातनो, धर्म ही सनातन है। तो जो मूल निवासी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसको पहचाने और उसको समझें। ये चीज़ें लोग धीरे धीरे भूल रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चूँकि धम्म विजय महोत्सव बहुत पुराना है, तो हम लोग इसको थोड़ा नए रूप में मना रहे हैं जी। तो इसको कैसे मनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि तमाम 10 राजाओं की, मौर्य वंश से जो 10 राजा थे, हाँ। उनकी अलग अलग तस्वीरें आप लोग लगाते हैं सामने। आज किसकी तस्वीर लगाए हैं और 10 राजाओं में कौन कौन से राजा हैं, थोड़ा बताइए जी। चलिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि धम्म विजय महोत्सव है क्या। देखिए, अध्ययन के दौरान और इतिहासकार लोगों से बातचीत के बाद हम लोगों को पता चला कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध जीता था, तो वो रक्तपात और हिंसा से व्यथित होकर उन्होंने धम्म का ग्रहण किया था। तो उस धम्म को अपनाने के दिन, जो धम्म को अपनाया था, उसको बोलते हैं विजयादशमी। उन्होंने धम्म पे विजय पाई, धम्म को अपनाया, आत्मसात कर लिया। तो उसके उपलक्ष्य में विजयादशमी का त्यौहार, पर्व अपना मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। तो कालांतर में ये जो उत्सव है ये 10 दिनों का था, लेकिन वक्त के साथ विलुप्त हो गया।
तो जब हम लोग को पता चला तो हम लोग सोचे कि 10 दिन का हम लोग भी मनाएंगे, इसका पुनरुत्थान करते हैं, आखिर जागरूकता आनी चाहिए। तो अब हम लोग का ये थोड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया कि शिलालेख में तो सब कुछ विवरण लिखा नहीं रहता, छोटे छोटे पॉइंट लिखा रहते हैं, तो इतना तो पता चल गया कि मनाया जाता था 10 दिन का, लेकिन उसका एक्चुअल फॉर्मेट क्या था हम लोग अभी भी अनेबल टू गेट फाइंड, पता नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने विचार विमर्श के बाद ये डिसाइड किया कि चूंकि हम लोग अखंड भारत के 10 सम्राट हैं और महोत्सव भी 10 दिन का था, तो हर दिन अखंड भारत के एक सम्राट का हम लोग पूजा उपासना और पूजा अर्चना का आयोजन करेंगे। तो ये 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक 10 दिन का हो रहा है। 23 अक्टूबर को सम्राट चंद्रगुप्त महान जी का हम लोगों ने राज्याभिषेक दिवस पूजा किया। राज्याभिषेक पूजा इसलिए किया क्योंकि ये वही दिन है जब उन्होंने अखंड भारत का एकीकरण करने के पश्चात, मैं विजय नहीं बोल रहा हूँ, अपने देश का विजय नहीं किया जाता, एकीकरण करने के पश्चात अखंड भारत की इन्होंने स्थापना की थी और राज सिंहासन ग्रहण किया था। तो इनकी मानता यही है कि जो आज का भारत है वो इन्हीं की देन है। उससे पहले भारत नहीं था, जैसे बिहार को भारत नहीं बोल सकते, महाराष्ट्र को भारत नहीं बोल सकते, यूपी को भारत नहीं बोल सकते, ये सब मिल के भारत होता है। तो 16 महाजनपद हुआ करते थे, इतिहास आपने जानते ही होंगे। उस 16 महाजनपदों को मगध के अंदर और एकीकरण करने का श्रेय चंद्रगुप्त महान जी को है, यही अखंड भारत संस्थापक हैं। वो पहला समय था 320 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, जब भारत एक्चुअल में भारत बना। उससे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था। उसके बाद जब आप क्रमशः आगे बढ़िएगा तो देखिए सम्राट बिंदुसार महान जी हैं। सम्राट बिंदुसार महान जी, इनके बारे में कहा जाता है इनको इतिहास में बहुत ही अनोखा दर्जा प्राप्त है, एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता, इनके बारे में यह है। और ये भी बहुत ही बढ़िया शासक थे। अखंड भारत को एकीकृत रखते हुए क्षेत्रों का विस्तार किया, दक्षिण साइड में इन्होंने क्षेत्रों का विस्तार किया। सम्राट अशोक के बारे में बात की जाए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्षेत्रों का विस्तार नहीं किया, लेकिन जो क्षेत्र अधिग्रहण करने का जो इनका तरीका था वो बहुत खूंखार और कठोर था। कलिंग को इन्होंने बहुत तहस नहस कर डाला, लेकिन इतिहास की देन है कि इनका हृदय परिवर्तन हुआ, धर्म को इन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद इन्होंने इनका तलवार उठाने से ज़्यादा, तलवार उठाने का मतलब डर है, उससे ज़्यादा इतिहास इस चीज़ का एहसान मानता है कि इन्होंने तलवार को अकारण नहीं उठाने का संकल्प लिया, यानी अकारण अहिंसा नहीं करेंगे, जो बुद्ध का सिद्धांत है। और इन्होंने धम्म की नीति चुनी, शांति की नीति चुनी, और धम्म के प्रचार के तहत जितना अखंड भारत का क्षेत्रफल है उससे 3 गुना क्षेत्रफल धम्म के अखंड भारत के तहत बनेगा। जैसे देखिए ये जो अखंड भारत का जो फोटो आप देख रहे हैं वहाँ पे, वो क्षेत्रफल है जहाँ जो अशोक महान जी की तलवार जहाँ तक डायरेक्ट राज करती थी, मतलब जो इन्होंने कमांड दिया वो होना है। लेकिन उसके आसपास के जो क्षेत्रफल थे, जैसे वियतनाम सम्राट अशोक का राज नहीं था, जापान हो गया, मंगोलिया हो गया, चाइना का पूरा एरिया हो गया, इसमें एक्चुअली में सम्राट अशोक की तलवार का राज नहीं था, लेकिन फिर भी सम्राट अशोक का राज था। क्यों? क्योंकि धम्म की नीति के तहत जिन्होंने जो प्रचार किया, श्रीलंका भी सम्राट अशोक के अंदर डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो धम्म की नीति के तहत प्रचार हुआ तो सभी राजा ने देखा, सभी जो दूसरे राजागण थे, कि ये सम्राटों के सम्राट हैं अशोक महान, इनसे लड़ना नहीं है, इनकी नीति शांति की है, अहिंसा की है, तो इनकी बात माननी है। तो समझिए कि ये बड़े भाई हुए और बाकी जो साम्राज्य के लोग हो गए, चाइना के, श्रीलंका के, इधर के वियतनाम के, वो सब इनको बड़ा भाई मानते हुए इनके शासन क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। अच्छा, आज तीसरा साल है जो है लगातार आप लोग कर रहे हैं। पहले छोटा सा शुरुआत रहा, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें आप लोग ग्रोथ किए, और इस बार भव्य तरीका से, बहुत बेहतरीन तरीका, पंचशील झंडा जो होता है बौद्ध धर्म में, पंचशील पंडाल भी है, पंडाल बना दिए, पूरा पंचशील पंडाल बना दिए हैं। लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है 3 साल में, क्या अनुभव? देखिए बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहा है, लोग बहुत खुश हैं कि नवयुवकों की टीम अपने ऐतिहासिक चीज़ों को दिखा रही हैं, बहुत लोग हैप्पी हैं। अब देखिए लोगों के सपोर्ट से हम लोग 15x15 के टेंट में इसका आयोजन करते थे, लेकिन इतनी भारी मात्रा में जनता का सपोर्ट मिला कि हम लोग मजबूर होकर हम लोग को पंडाल बनाना पड़ा, क्योंकि शिकायत आ रही थी कि आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसके जनता से फीडबैक लिया कि बताइए भैया फिर पंडाल बना ही रहे हैं तो कैसे बनाया जाए। तमाम तरह के विचार हैं, उसमें से एक नीरज कुमार है खराना के, उन्होंने बोला कि भैया उचित रहेगा पंचशील कलर का बनाया जाए। तो जो विचार उचित लगता है उसको हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आत्मसात कर ले और उसको एग्जीक्यूट करें, अमल में लाएं। तो ये जनता के राय पे हम लोगों ने पंचशील पंडाल बनाया है। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे जी। अभी हम आ रहे थे बक्सर की तरफ, तने जहाँ मूर्तियाँ लगी है अलग, बहुत काफ़ी भीड़ लग रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तब पूरा शांति था और लोगों की जो संख्या बहुत कम देखी जा रही है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए जागरूकता का अभाव है, बट हम लोग देख रहे हैं कि पहले साल में और भी लोग कम थे, उसके बाद दूसरे साल में इजाफा हुआ, तीसरे साल में बहुत इजाफा हुआ है। अभी 1 घंटे बाद हम लोगों के माननीय सांसद सुधाकर जी यहाँ पे आने वाले हैं, तो 4 बजे के आसपास जब पूजा हम लोग का स्टार्ट होता है तो भीड़ उमड़ती है, लेकिन ये सच्चाई है कि उतनी नहीं है। इसे हाँ, ये सच्चाई है कि उतनी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि लोग पढ़े लिखे हैं बट फिर भी ऐतिहासिक चीज़ों से लगाव नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई दिखाने वाला नहीं है।
अब हम लोग जब दिखाने के लिए उतरे हैं तो सपोर्ट मिल रहा है और नो डाउट कि सबके सहयोग से ये ऐतिहासिक चीज़ों का जनमानस में प्रचार होगा। थोड़ा ये भी दिखा दीजिएगा ऐतिहासिक। चल देखिए, तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, देख सकते हैं। आप ही थोड़ा डिटेल में बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए ये सांची का स्तूप है, 250 ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ है, यानी ईसा के जन्म से 250 साल पहले। और अभी चूंकि 2025 चल रहा है, इसमें 250 ऐड कर दीजिए तो उतना चला जाएगा, 2300 साल पहले के आसपास ये चला जाएगा। और ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ सांची का स्तूप है। इसमें बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई थी। और ये जो बाहरी तोरण द्वार जो देख रहे हैं, ये अशोक के समय का नहीं है, ये बात क्या है, लेकिन वो जो मेन स्तूप है वो सम्राट अशोक के समय का है। ये रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। उसके बाद आइए देखिए महाबोधि मंदिर है जो गया में है। इस पर बहुत सारा विवाद चल ही रहा है। खैर उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, धम्म महोत्सव का है। और ये यही वो जगह है जहाँ पे बुद्ध की मूर्ति है। और पूरे विश्व में अगर कोई बौद्ध संप्रदाय का, बौद्ध पंथ का कोई सबसे महत्वपूर्ण स्थल है तो यही बोध गया है। उसके बाद देखिए महामानव तथागत शाक्य कुल के बुद्ध, तथागत बुद्ध है। ये देखिए ये मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बमियान बुद्ध अफगानिस्तान लिखा हुआ है। तो अफगानिस्तान इसलिए क्योंकि मैंने इस मूर्ति को खासकर चूज करके लगाया है, भले चेहरा टूटा हुआ है लेकिन जरूरी था लगाना ताकि पता चले कि अपनी मूल निवासी संस्कृति, अपनी ओरिजिनल पहचान कहाँ कहाँ तक थी। सोचिए अफगानिस्तान के कंधार में, आप सोचिए वहां तक, पाकिस्तान क्रॉस कीजिए, उसके बाद फिर अफगानिस्तान आएगा, फिर उसके अंदर जाइए। बुद्ध का बमियान, जो बमियान बुद्ध है जिसको तालिबान ने तोड़ दिया, ये वो बुद्ध के बमियान बुद्धा की मूर्ति है। 80 फीट इसकी ऊंचाई है और पहाड़ों पे है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी विशाल रही होगी। और उसके बाद ये अपना नालंदा विश्वविद्यालय, जो एक समय इसका इतना भव्य था ये कि हेनसांग से लेके फयान से लेके न जाने लोग कहाँ कहाँ तक आए। और इसको दर्जा प्राप्त था कि जब ये था तो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। और विश्वविद्यालय के साथ साथ ये बौद्ध मठ था, बौद्ध मठ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ यहाँ पे बौद्ध की शिक्षा दी जाती थी। चाइना से जो लोग आते थे जरूरी नहीं कि वो बौद्ध थे, तो तमाम तरह के लोग आते थे। लेकिन इसका प्रभाव इतना था कि वो बौद्धिक विचार से, ज्ञान के विचार से, धर्म के प्रभाव में आकर धर्म को ग्रहण कर लेते थे। तो यही इसकी पहचान है। चलिए, तो ये थे ऋतुराज जी, जो इन्हीं के सौजन्य से और इनकी टीम की तरफ से जो है चंद्रगुप्त क्लब टीम बनाया आप लोग। जी, सम्राट चंद्रगुप्त क्लब की हम लोग स्थापना किए हैं। और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सालों भर सम्राट गणों के कार्यों एवं नीतियों का प्रचार प्रसार करना। इसी उद्देश्य के साथ सम्राट चंद्रगुप्त क्लब का गठन 23 सितंबर 2025 को जनता के नेतृत्व में हुआ है। चलिए, ये वीडियो अगर आप बक्सर और बक्सर के आसपास जिलों में, आने गाँव में जब रहते हैं आप, अगर आप बुद्ध को मानते हैं या फिर नहीं भी मानते हैं, तो आप एक बार आइए और यहाँ पे समझिए अपने इतिहास को। बाकी ऋतुराज जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किए, धम। तो धम का मतलब होता है धम्मा इज द नेचुरल साइंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। यानी धम कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये एक प्रकृति विज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाती है ना। जी, बिल्कुल। और लोग इनको जो है धर्म समझ लेते हैं, एक्चुअल में धर्म है नहीं, धम्म है।